आपके समक्ष मेरे कहानी संग्रह आसपास की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है पुष्पा पागल। बुरांश के घने जंगलों के बीच स्थित इस डाक बंगले का निर्माण अंग्रेज़ों ने कराया था। यहाँ जंगलात के आला अफसर ठहरते थे। यह बंगला 100 साल से ज़्यादा पुराना था। यहाँ दिन में चारों ओर मधुमक्खियों की भन्न भन्न फैली रहती थी। एक बूढ़ा चौकीदार इसकी देखभाल करता था। अब यहाँ कभी कभार ही कोई रुकता था। बंगले में बिजली नहीं थी, अतः रोशनी के लिए सिर्फ लालटेन का सहारा था। मुख्य सड़क से डाक बंगले तक पहुँचने के लिए कच्ची सड़क ऊपर जाती थी। मुझे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी थकान हो गई थी। जीप के सफ़र ने शरीर का जोड़ जोड़ हिला दिया था। यहाँ आते ही चौकीदार ने मुझे सचेत किया, साहेब, रात बिरात बंगले के बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ अक्सर रात में बाग बरामदे में आकर सो जाता है। उसकी चेतावनी सुनकर शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। शाम 7 बजे उसने खाना लगा दिया। यहाँ आते वक्त मैंने रास्ते में एक युवती को ढलान पर दौड़ते हुए देखा था, जो अचानक बुरांश के जंगलों में जाकर गुम हो गई थी। उसका रंग गोरा और बाल काले थे। वह सफ़ेद कपड़े पहने थी। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। एक झलक में उसे रूपवती कहा जा सकता था। मैं खाना खाने लगा। चौकीदार कमरे में ही रुक गया। मैंने उससे युवती के बारे में पूछा तो वह बोला, हुजूर, ज़रूर आपने पुष्पा पागल को देखा होगा। वही यहाँ पहाड़ों में भटकती फिरती है। उसके जवाब ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी। मैंने पूछा, कौन पुष्पा पागल? वह बोला, पहाड़ में उसे कौन नहीं जानता। उसकी कहानी बड़ी दुख भरी है साहब। वह मेरी जिज्ञासा भांप कर बोला, ठीक है साहेब, मैं खाना खाकर आता हूँ, फिर उसकी कहानी सुनाऊंगा। उसने झूठे बर्तन उठाए और लालटेन लेकर बाहर निकल गया। बाहर घुप अंधेरा था। ठंडी हवा साए साए चल रही थी। पहले मैंने बाहर चहलकदमी के बारे में सोचा, मगर चौकीदार की चेतावनी याद आते ही विचार त्याग दिया। ये एक तारों भरी ठंडी रात थी। मैं टार्च जलाकर डाइनिंग हॉल में टंगी तस्वीरों को देखने लगा। इनमें ज़्यादातर वो तस्वीरें थीं जिन्हें अंग्रेज़ों ने शेर के शिकार के बाद उसके बगल में खड़े होकर खिंचवाई थी। शेरों को तो सपने में भी गुमान नहीं रहा होगा कि कभी कोई 7 समुंदर पार से आएगा और महज अपने शौक़ की खातिर उन्हें अपने घर में ही मार देगा। मैं अभी तस्वीरें देख ही रहा था कि दरवाजे की कुंडी खड़की। चौकीदार दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे अपनी ओर ताकता पाकर बोला, साहेब, जंगल की ठंडी हवा बूढ़ी हड्डियों में अंदर तक घुस जाती है। गांजे की 2 दम मार लेने से थोड़ी गर्मी बनी रहती है। मैं उसकी गांजे की गर्मी में न उलझकर सीधे मुद्दे पर आ गया। हाँ, तो तुम कुछ पुष्पा पागल के बारे में बता रहे थे। वह कंबल ओढ़े हुए था। वह वहीं लकड़ी के फर्श पर बैठ गया। उसने लालटेन की लौ मध्यम कर दी। इसके बाद उसने जो कुछ मुझे बताया वह इस प्रकार था। करीब 50 साल पहले कोसी नदी के किनारे बसे एक गांव में वह जन्मी थी। फूलों सी नाजुक और परियों से सुंदर बेटी पाकर माँ बाप निहाल हो गए थे। उसके पिता जगदम्बा प्रसाद पुरोहिताई करते थे। उन्होंने बेटी का नाम पुष्पा रखा। वे एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। पास पड़ोस के गांव में जब भी कोई अनुष्ठान होता तो प्रथम निमंत्रण उन्हें ही मिलता था। पुष्पा प्रकृति की गोद में पलने लगी। गांव में करीब 25-30 घर रहे होंगे। वह पूरे गांव की दुलारी थी। पिता ने उसे अक्षर ज्ञान कराया। उसने 4 वर्ष की उम्र में ही पिता से अपाला और गार्गी जैसी विदुषियों की कथाएं सुन ली थी। उसमें भी उन जैसी बनने की ललक पैदा हो गई थी। क्योंकि गांव में पाठशाला नहीं थी, अतः उसे दूसरे गांव में दाखिला लेना पड़ा। गांव के बाकी बच्चे भी वहीं पढ़ने जाते थे। वह रोज़ उनके साथ उछलती कूदती स्कूल पहुंच जाती थी। वह कुशाग्र थी। इसका एहसास उसके गुरुजनों को भी हो गया था। उसने पहली कक्षा में ही स्कूल की वंदना कंठस्थ कर ली थी। उसे ईश्वर ने मधुर कंठ दिया था। जब वह मीठी आवाज़ में वंदना गाती तो इसके शब्द सजीव उठते थे।
माँ उसके घने बालों की 2 वेणियाँ गूँथ कर इनके सिरों पर लाल रिबन बांध देती, जो उसके गोरे मुखड़े के दाएं बाएं डोलती रहती थी। वह हर वर्ष कक्षा में अव्वल आती थी। नवरात्रि में लोग कन्या जमाते तो सबकी यही कोशिश होती कि वह उनके यहाँ मुंह झूठा कर ले। नन्ही पुष्पा के लिए यह संभव नहीं था। वह दर्जनों घरों का प्रसाद एक साथ कैसे खा सकती थी? वह प्रसाद लेकर थैले में रख लेती, फिर सहेलियों के साथ बांटकर खाती। गांव वाले उसका थैला देखकर ठिठोली करते। अरे भाई, इस बार तो पुष्पा माई ने थैला भर के बताशे इकट्ठे किए हैं। उनकी बातें सुनकर वह खिलखिला देती। उसके मोती जैसे दांत कौंधने लगते। वह बोलती, चिंता मत करो, मैं अपना थैला कोसी मैया में डुबो दूंगी, फिर जब जल मीठा हो जाए तो आप अंजलि भर भर पीना। उसकी भोली बातों से वे निहाल हो जाते। जब माँ रोटी बनाने बैठती तो वह भी उनके साथ बैठ जाती। माँ जब उसकी रोटी देखकर कहती कि उसकी रोटी गोल नहीं है तो वह रूठ कर बैठ जाती। माँ उसे चिढ़ाती, अगर ससुराल में भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बेलेगी तो तेरी सास कान पकड़कर बाहर कर देगी। माँ की बातों को सच मानकर वह फिर से कोशिश करने लगती। उसे कान पकड़ाने से बड़ा डर लगता था। स्कूल में जब भी गुरुजी किसी के कान हिलाते थे तो ये दिन भर लाल बने रहते थे। उसने 5वीं कक्षा भी अव्वल नंबर में पास की। उसका दाखिला राजकीय बालिका विद्यालय में हो गया। यहाँ मेधावी ही दाखिला पाते थे। पुष्पा ने यहाँ भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। विद्यालय में चाहे डिबेट हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम, वह हर जगह छा जाती थी। पहाड़ी जलवायु और पहाड़ी रास्तों ने उसका शरीर छरहरा बना दिया था। उसकी चाल में अब सहजता आने लगी थी। पहले वे जिन रास्तों पर दौड़ लगाती थी, अब उन पर संभल कर चलने लगी थी। वह जब सहेलियों के झुंड में होती तो राहगीरों की नज़रें उसी पर टिकती। उसके स्कूल से घर जाने के लिए 1 किलोमीटर तक पक्की सड़क थी। इसके बाद गांव के लिए एक पगडंडी उतरती थी। पक्की सड़क तक तो वह सहेलियों के साथ होती, मगर इसके बाद अकेली पड़ जाती थी। वह अपने गांव से अकेली ही थी। यहाँ भी वह हर क्लास में अव्वल आती गई। अब वह हाई स्कूल में पहुँच गई थी। उसका कद निकल आया था और शरीर में यौवन के लक्षण प्रकट होने लगे थे। लंबी छुट्टी होने पर कस्बे के लड़के पगडंडी तक उसका पीछा करते। पुष्पा उम्र के उस दौर में थी जहाँ लड़कियों की निगाहें भी भटकने लगती हैं। कोई नहीं जानता है कि ये कब और किस पर ठहर जाएंगी। वह लड़कों की निगाहों का अर्थ समझती थी। वह सीने से किताबें सटाए नीचे देखती, मंद मंद मुस्कुराती उनके सामने से निकल जाती। उसके दर्शनाभिलाषी प्रतिदिन बदलते रहते थे। उनमें एक ऐसा भी था जो उसे भी भला लगता था। उसके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी। इस बार उसका हाई स्कूल बोर्ड का इम्तहान था। पिता को बेटी की प्रतिभा पर यकीन था। माँ भी उसे दूसरे कामों से फुर्सत देने लगी थी। पुष्पा फर्स्ट डिवीज़न के लिए कोशिश कर रही थी। स्कूल में प्रिपरेशन लीव हो गई थी, अतः कक्षाएं बंद थी। बच्चे घर पर ही तैयारी कर रहे थे। एक दिन वह प्रवेश पत्र लेने स्कूल गई। वहाँ उसकी मुलाकात सहेलियों से हुई। जब वह घर के लिए चली तो उसे सड़क पर वही चेहरा दिखा जो उसे भी पसंद था। वह पीछे पीछे आ रहा था। वह पगडंडी पर उतरने ही वाली थी कि वह दौड़कर पास आया और उसे एक पुर्जा देकर वापस चल दिया। उसने धड़कते दिल से पुर्जा खोला। इसमें बेस्ट ऑफ लक लिखा था और उसके नीचे एक फूल बना था। इतने दिनों बाद आज उस लड़के ने उसके दिल पर दस्तक दे दी थी। वह पुर्जा पढ़कर पलटी तो वह दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। अनजाने में पुष्पा ने उसकी तरफ हाथ हिला दिया और तेजी से पगडंडी उतरने लगी। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, किंतु मन आकाश में उड़ रहा था। उस दिन का रास्ता पलक झपकते तय हो गया। घर आकर वह बिस्तर पर पड़ गई और उसी के बारे में सोचने लगी। उसे लड़के का नाम गांव कुछ भी नहीं पता था, बस उसकी छवि मन में समा गई थी। बाकी छुट्टियों में वह किताबों में डूबी रही। फिर उसके इम्तहान शुरू हो गए। आखिरी पेपर देने के बाद उसे फर्स्ट डिवीज़न की उम्मीद बन गई। आखिरी दिन उसे उम्मीद थी कि उसे रास्ते में उस लड़के की झलक जरूर मिलेगी। वह रास्ते भर छुपी नज़रों से उसे खोजती रही, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। पगडंडी पर उतरने के पहले उसने आखिरी बार पलट कर देखा, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई निशान न था।
वह उदास हो गई और धीरे धीरे पगडंडी उतरने लगी। घर पहुंचकर उसने पिता को बताया कि उसका आखिरी पेपर भी अच्छा हुआ था। वे खुश हो गए और पत्नी से बोले, बस इसका रिजल्ट आने दो, फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका ब्याह कर देंगे। माँ भी पति से सहमत थी। बेटी जब जवान होती है तो सबसे पहले माँ को ही चिंता होती है। क्योंकि पुष्पा सुंदर भी थी, अतः उसके लिए श्रेष्ठ वर मिलने की पूरी उम्मीद थी। पुष्पा एक अलग ही दुनिया में विचर रही थी। उसके मन में तो हर वक्त उसी की छवि घूमती रहती थी, जो उसके दिल पर दस्तक देकर कहीं छुप गया था। उसने माँ से साफ साफ बोल दिया कि वह अभी शादी नहीं करेगी और पढ़ाई जारी रखेगी। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह टस से मस नहीं हुई। 1 महीने बाद रिजल्ट आ गया। वह प्रथम श्रेणी में पास हुई थी। उसे जिले में पहला स्थान मिला था। उसकी स्कॉलरशिप भी पक्की हो गई थी। जगदम्बा प्रसाद अपनी जजमानी से घर संसार चलाते थे। पुष्पा की स्कॉलरशिप पक्की होने पर उन्होंने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। गर्मी की छुट्टियों के बाद पुनः स्कूल खुले। वह 11वीं में पहुंच गई थी। इस दौरान भी उसे वह नहीं दिखा जो रोज़ उसके पीछे आता था। पुष्पा की नई सहेलियां बन गई थी। उसका रूप और निखर आया था। आम रंगीन पोशाकें भी उसके तन पर आकर ख़ास बन जाती थीं। स्कूल यूनिफॉर्म में भी वह अलग नज़र आती थी। छुट्टी होने पर उसकी झलक पाने को रास्ते में भंवरे खड़े रहते, लेकिन उसकी नज़र तो बस उसे ढूंढती थी जो अपनी झलक दिखलाकर कहीं गुम हो गया था। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। एक दिन छुट्टी के बाद जब वह खुद में खोई हुई घर जा रही थी, तो उसे लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने नज़र घुमाई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। इतने दिनों बाद जिसके बारे में वह सोचती रही थी, आज वही सड़क किनारे खड़ा था। वह कुछ कमज़ोर लग रहा था। उससे नज़र मिलने पर कुछ मूक संवाद हुआ और पुष्पा ने कदम तेज कर दिए। वह भी पीछे पीछे आने लगा। पगडंडी के पास पहुंचकर पुष्पा ठहर गई। वह यहाँ तक काफ़ी तेज़ी से आई थी। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। वह उसके पास आकर रुक गया। पुष्पा उसके बोलने का इंतज़ार करने लगी, मगर वह उसे एकटक देख रहा था। उसने पुष्पा को बैठने का इशारा किया। वह पुलिया पर बैठ गई। वह अभी भी चुप था। हार कर पुष्पा ने ही बात शुरू की। वह बोली, तुम्हारा बेस्ट ऑफ लक मेरे काम आ गया। वह बोला, मुझे मालूम है, मैंने अखबार में तुम्हारा फ़ोटो देखा था। पुष्पा ने पूछा, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए रोज़ तलाशती थी। वह थोड़ा रुक कर बोला, मैं अस्पताल में भर्ती था। पुष्पा चौंकी और पूछा, क्यों, क्या हुआ था? वह बोला, ये बात जाने दो, आज तो बस मैं बधाई देने आया था। पुष्पा के दिमाग में कई सवाल कौंध रहे थे। वह बोली, चलो बधाई तो मिल गई, लेकिन पूरी बात तो बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। वह बोला, उस दिन तुमसे मिलने के बाद मैं जब घर पहुंचा तो माँ की हालत बहुत ख़राब थी। मेरे पिता नहीं है। माँ ही सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। उस दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मोहल्ले वालों की मदद से मैंने क्रियाकर्म किया। मकान मालिक ने मुझे 1 महीने की मोहलत दे दी थी। घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मेरा काम चल पाता। मैंने सोचा कि कैसे भी ये परीक्षा दे लूँ, फिर रोज़ी रोटी का सहारा खोजूंगा। वह बोलते बोलते हाँफने लगा था, अतः दम लेने के लिए रुका। पुष्पा भूल गई थी कि उसे भी घर जाना है। वह दम साधे सुन रही थी। वह अपनी सांसों पर काबू पाकर बोला, मन में तो हर वक्त माँ छाई रहती थी। मैं जब भी किताब खोलता तो हर पन्ने पर वही नज़र आती। जैसे तैसे मैंने पेपर दिए और इस बीच मजदूरी करके काम चलाया। 1 महीने बाद मकान भी छोड़ना पड़ा। एक दिन मजदूरी के दौरान ही मुझे चक्कर आ गया। मैं बेहोश हो गया। मजदूर मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि मेरे दिल में छेद है। मुझे कड़ी मेहनत से बचना चाहिए। इस खबर ने तो जैसे मुझे तोड़ दिया। पुष्पा अवाक थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह आगे बोला, मेरे सपने टूट चुके थे। मुझे चारों ओर अंधेरा नज़र आता था। मैं हल्के काम की तलाश में रहता और रात में कभी भूखा तो कभी आधा पेट किसी भी दुकान के चबूतरे पर सो जाता। तुमसे मिलने को दिल करता, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने हर क्षण तुम्हें याद किया। एक दिन अखबार में तुम्हारी फ़ोटो देखी तो तुम्हारा नाम मालूम पड़ा। मैं भी सेकंड डिवीज़न पास हो गया था। इसके बाद मुझे एक प्रेस में नौकरी मिल गई। तब से मैं वहीं रहकर जल्दसाजी करता हूँ। पुष्पा फिर बोली, आगे बताओ। वह बोला, डॉक्टरों ने कहा है कि पहाड़ की हवा हल्की है, अर्थात दिल पर जोर पड़ता है। मैदान में हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। मेरे मालिक की एक एजेंसी नीचे भी है। 2 दिन बाद मैं वहीं चला जाऊंगा। जाने के पहले तुमसे मिलने की इच्छा रोक नहीं पाया, इसलिए आज रास्ते में खड़ा हो गया था। अंतिम बात सुनकर पुष्पा हथेलियों में मुंह छिपाकर रोने लगी।
उसका कोमल मन यह सब सह नहीं पा रहा था। इतने दिनों से जिसे वह मन में बसाई थी, वही आज ऐसी हालत में मिला था कि वह आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। एकाएक उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे। अब उसकी आंखों में एक निश्चय झलक रहा था। वह बोली, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? कल मैं प्रेस पे आऊँगी तो मुझे वहीं मिलना। आज तो देर हो रही है, इसलिए चलती हूँ। वह उठ खड़ी हुई। मोहन ने अपनी जेब से एक फाउंटेन पेन निकाला और उसे देकर बोला, कल मुझे तनख्वाह मिली थी, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न का इनाम। पुष्पा चकित थी। उसे समझ आ गया कि ये भी हर क्षण उसी में डूबा रहा था। उसने पेन माथे से छुआया, फिर कुर्ते में लगा लिया। वह उसे हाथ हिलाकर पगडंडी पर नीचे उतर गई। थोड़ा नीचे जाकर वह पलटी तो देखा वह अभी भी वहीं खड़ा था। उसने फिर उसे हाथ हिलाया और तेज़ी से पगडंडी उतरने लगी। वह सूरज ढलने के पहले घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि अंधेरा होने पर जंगली जानवरों का डर बढ़ जाता था। वह पहाड़ की बेटी थी, यहाँ के हर मिजाज से वाकिफ़ थी। अगले दिन पुष्पा उसकी प्रेस पर पहुंच गई। उसने उसे टिफ़िन से खाना खिलाया। इसके बाद उसके रहने की जगह भी देखी। वह बोली, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आजकल हर बीमारी का इलाज हो जाता है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मोहन का इलाज शुरू हो गया। स्कूल ख़त्म होते ही वे प्रेस में पहुँच जाती और वहाँ उसके साथ जल्दसाजी करती। इस काम से उसे भी आमदनी होने लगी। इन पैसों को वह दवाइयों पर खर्च करती। अपना सारा काम निपटाकर अंधेरा होने के पहले वह घर पहुँच जाती। कभी कभी वह खुद से सवाल करती कि क्यों वह सब कुछ भूलकर एक अजनबी के लिए जुटी रहती है। इसका उसके पास कोई जवाब न था। मोहन के मन में तो जैसे जीने की ललक पैदा हो गई थी। दवाएं भी उस पर असर दिखाने लगी थी। उसकी सेहत बेहतर होने लगी। पुष्पा की माँ को बेटी के व्यवहार में परिवर्तन नजर आ रहा था। अब वह पहले की तरह चंचल नहीं रही थी। वह रोज़ सुबह टिफ़िन लेकर निकल जाती और शाम ढले वापस आती। उसका रोज़ाना प्रेस में जाना आखिर कब तक छुपता? आवारागर्दों को शीघ्र इसका पता चल गया। इनमें से एक उसके पिता के जजमान का लड़का भी था। उसने ये बात अपने पिता को बता दी। उसके पिता ने इसे गर्म शीशे की तरह जगदम्बा प्रसाद के कानों में उलट दिया और चेताया, पंडित जी, अब बिटिया के हाथ पीले करने की सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऊंच नीच हो जाए और कन्यादान का सपना अधूरा रह जाए। ये सुनकर पंडित जी चौंके। उन्होंने सारी बातें पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा वे पुष्पा से बात करेंगी। उस शाम पुष्पा जब घर पहुंची तो माँ ने पूछा, तू क्या किसी लड़के से मिलने जाती है? उनका सवाल सीधा था, अतः पुष्पा ने हामी भर दी। माँ ने जब लड़के के बारे में पूछा तो वह इतना ही बता सकी कि उसकी माँ ने उसे सिलाई करके पाला था और अब वह भी दुनिया में नहीं थी। मोहन के आगे पीछे कोई नहीं था। उसने जब मोहन की बीमारी के बारे में माँ को बताया तो उन्हें झटका लगा। माँ ने उससे मेल जोल बंद करने को कहा, मगर पुष्पा ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि उसे बस मेरा ही सहारा है, मुझे भी वो अच्छा लगता है। इस वक्त तो उसके इलाज के अलावा मैं कुछ भी और सोच नहीं सकती। माँ भी एक नारी थी। उन्हें पुष्पा के दृढ़ निश्चय की झलक मिल गई थी। वे बोली, अच्छा ये बताओ कि वो कौन जात है, कहाँ का रहने वाला है, माँ बाप कौन है? इतने सवाल सुनकर वह अचकचा गई। इस बारे में तो उसने कभी पूछा ही नहीं था। वह बोली कि पूछ कर बता दूंगी। ये सुनकर माँ को बड़ा अचरज हुआ कि इसने क्या सोचकर इतना बड़ा फैसला कर लिया था। अगले दिन पुष्पा ने मोहन से बात की तो एक नई ही कहानी सामने आई। मोहन बोला, मेरी माँ हिंदू थी और पिता मुसलमान। पिता की आलू की आड़त थी, माँ उनके पड़ोस में रहती थी। उन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया। जब मैं पैदा हुआ तो पिता ने मेरा नाम मोहसिन रखा। शादी के बाद उनकी आड़त अच्छी चल निकली और उन्होंने दूसरे निगाह की ख्वाहिश जाहिर कर दी। माँ तो सारा ज़माना छोड़कर उनके साथ आई थी, किंतु वे दूसरे निकाह पे अड़े थे। माँ को ऐसी ज़िंदगी मंजूर नहीं थी, अतः वे उन्हें छोड़कर पहाड़ में चली आईं। उस वक्त मैं 3 साल का था। वे मेहनत मजदूरी करके मुझे पालने लगी। जब उन्होंने स्कूल में दाखिला कराया तो मेरा नाम बदल कर मोहन लिखवाया। उन्होंने मेरी परवरिश हिंदू धर्म के अनुसार की थी। अब तुम ही बताओ कि खुद को मैं हिंदू कहूँ या मुसलमान। जो सच था वो तुम्हें बता दिया। अब तुम जो चाहो फैसला ले सकती हो। माँ का जिक्र आने से मोहन की आंखें भीग गई थी। पुष्पा गहरे सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि उसके कर्मकांडी पिता कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। ये खबर यदि जजमानी में फैल जाती तो उनका होने वाला दामाद मुसलमान का जाया है तो पूरे इलाके में उन्हें पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता। वे दाने दाने को मोहताज हो जाते।
सच्चाई का सामना तो करना ही था, अतः उसने लौटकर सारी बातें माँ को बता दी। इन्हें जानकर माँ को तो मानो सांप सूंघ गया। उनके मुंह से बोल ही नहीं फूटा। वे चकरा कर गिर पड़ी। उन्हें शायद घर का भविष्य नजर आ गया था। पुष्पा ने उनके मुंह पर छींटे मारकर मूर्छा दूर की, लेकिन इसके बाद उन्होंने खाट पकड़ ली। पुष्पा माँ की दशा देख चुकी थी, अतः उसके पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। माँ ना तो बेटी को रोक सकती थी और ना ही पति को मना सकती थी। पुष्पा माँ की दशा देख चुकी थी, अतः उसकी पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। माँ ना तो अपनी बेटी को रोक सकती थी और ना ही पति को मना सकती थी। उन्हें गहरा सदमा लगा था। एक सुबह पुष्पा ने देखा कि उनकी निष्प्राण देह चारपाई पर पड़ी थी। वे ऊहापोह के इस मकड़ जाल से बाहर निकल गई थी। पुष्पा को नहीं पता था कि माँ ने उसके पिता को मोहन के बारे में बताया था या नहीं, लेकिन माँ की मौत के बाद से उनकी बातचीत लगभग बंद सी थी। पिता शायद उसे पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानते थे, जिसे घर में कभी देवी का अवतार माना जाता था, आज उससे कोई बात तक करने को तैयार ना था। मानव मन की था पाना अत्यंत कठिन है। माँ के क्रियाकर्म के बाद वह पुनः स्कूल जाने लगी। उसे मोहन से नाता तोड़ने की कोई वजह नज़र नहीं आती थी। पिता ने जजमानी में जाना बंद सा कर दिया था। शाम होते ही घर में सन्नाटा पसर जाता। वह खाना बनाकर रख देती। कभी कभार तो पिता खा लेते, अन्यथा जल पीकर सो जाते। पत्नी की अचानक मौत से वे टूट गए थे। उनकी सेहत भी गिरने लगी और उन्होंने भी चारपाई पकड़ ली। इधर मोहन के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो गया था। दवाइयों ने असर दिखाया था। पुष्पा गुमसुम रहने लगी थी। उसकी 11वीं की परीक्षाएं निकट थी, अतः वे मौका मिलते ही किताब खोलकर बैठ जाती। पिता तो मानो जिंदगी से कट से गए थे। उनके बीच कोई संवाद नहीं होता था। पिता ने निश्चय कर लिया था कि पत्नी की बरसी होते ही वे उसके हाथ पीले कर देंगे। फिलहाल पुष्पा की पढ़ाई का खर्च उसकी स्कॉलरशिप से निकल जाता था। पिता ने पत्नी के जेवर उसकी शादी के लिए संभाल दिए थे। इधर पुष्पा हर दिन मोहन में रमती जा रही थी। वह उसकी सज्जनता की कायल थी। मोहन का स्वास्थ्य सुधरा तो उसने अखबार बेचने का काम भी पकड़ लिया। उससे इससे भी पैसे मिलने लगे। उसने अगले साल प्राइवेट परीक्षा देने का मन बना लिया। इनकी नज़दीकियां अब तक सबको मालूम पड़ चुकी थी। कुछ पुष्पा का रूप और यौवन देखकर अफसोस जताते कि ये तो महलों के लिए बनी थी, पता नहीं कैसे एक भिखारी की झोली में जा गिरी है। लोगों की फप्तियाँ उसके कानों में पड़ती, लेकिन वह किसी पर ध्यान नहीं देती। समय निकलता रहा। उसने 11वीं पास करके 12वीं में प्रवेश ले लिया। उसकी स्कॉलरशिप जारी थी। स्कूल खुलने के 2 महीने बाद जगदम्बा प्रसाद ने पत्नी की बरसी कर दी। एक दिन वे पुष्पा से बोले, मैंने तुम्हारे लिए बिरादरी का खाता कमाता लड़का देखा है। दहेज की भी मांग नहीं है, ऊंचा कुल गोत्र है। कल तुम्हें देखने आ रहे हैं, सो स्कूल मत जाना और घर पर ही रहना। उनकी बातें सुनकर पुष्पा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने उसके जीवन का फैसला कर दिया था। कल तो उसे मोहन के साथ अस्पताल जाना था, क्योंकि उसकी जांच होनी थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि यदि दवाओं ने असर दिखाया होगा तो मोहन के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन में बड़ा खर्चा होता, अतः कल के टेस्ट उसके लिए बहुत मायने रखते थे। पिता के फरमान में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वह दिल खड़ा करके बोली, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, कल मुझे अस्पताल जाना है, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। ये सुनकर पिता चौंके। उन्होंने वजह जाननी चाहिए, तो पुष्पा ने सारी बातें सच सच बता दी। जब उन्हें मोहन के पिता के बारे में पता चला तो वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए। पुष्पा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मोहन की परवरिश हिंदू रीति रिवाज से हुई है और इस सब के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं है, किंतु पिता पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अंत में पुष्पा ने भी साफ साफ कह दिया कि यदि वह शादी करेगी तो मोहन से, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहेगी। पुत्री का फैसला सुनकर वे सन्न रह गए। ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें पत्नी की अकाल मौत की वजह भी समझ में आ गई। पिता पुत्री के बीच पुनः मौन पसर गया। दोनों ही एक दूसरे को प्रिय थे, मगर हालात ने उन्हें विपरीत ध्रुवों पर ला दिया था। एक तरफ पिता अपनी मान्यताओं से मजबूर थे, तो दूसरी तरफ पुत्री को अपने फैसले में खोट नहीं दिखती थी। धीरे धीरे पुष्पा और मोहन को लेकर गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों को तो बस उंगली उठाने का मौका मिलना चाहिए, और वह उन्हें मिल चुका था। उन्होंने अपनी पुत्रियों का पुष्पा से मेलजोल बंद कर दिया था।
पुष्पा को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसे किस कसूर की सज़ा दी जा रही है। एक दो बार उसने पिता से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वे अडिग रहे थे। पुष्पा तो सोचती थी कि वह शादी के बाद गांव में रहकर पिता का सहारा बनेगी, मगर वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अगले दिन वह अस्पताल चली गई। वहां उसने मोहन के सारे टेस्ट कराए। दवाओं ने असर दिखाया था। उसकी रिपोर्ट ठीक आई थी। डॉक्टरों के अनुसार अब उसे 6 माह और दवा खानी थी, इसके बाद वह स्वस्थ हो जाता। ये सुनकर पुष्पा का मन खुशी से नाच उठा। उसकी तपस्या सफल हो गई थी। वह खुशी खुशी घर आई। इस वक्त शाम हो रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वह कांप गई। उसके सामने बरामदे में पिता की लाश रस्सी से झूल रही थी। आंगन में कुर्सियां पड़ी थीं और एक चारपाई भी बिछी थी। लड़के वाले प्रतीक्षा करके जा चुके थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह खड़ी न रह सकी और गिर पड़ी। उसके घर के सामने से गुजरते हुए एक गांव वाले ने जब धराशायी पुष्पा और रस्सी से लटकते जगदम्बा प्रसाद को देखा तो उसने शोर मचाया। गांव वाले आ गए। महिलाओं ने पुष्पा को सहारा दिया। लाश के कपड़ों में एक चिट्ठी मिली जो पुष्पा के नाम थी। पुष्पा ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी। इसमें लिखा था, मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए तेरे रास्ते से हट रहा हूँ। दुनिया बड़ी कठोर है, तुझे जीने नहीं देगी। भगवान तेरी रक्षा करें, तेरा अभागा पिता। चिट्ठी पढ़कर वे बिलखने लगी। पिता ने जाते जाते उसे आशीर्वाद दे दिया था। गांव वालों ने पंडित जी का दाह संस्कार कराया। खबर मिलने पर मोहन भी आया। सबकी नज़रें उसकी ओर उठ गई। 13वीं के बाद गांव वालों ने साफ कह दिया कि पुष्पा यदि जात कुजात नाता रखेगी तो पूरा गांव उससे नाता तोड़ लेगा। उसके रिश्तेदार बोले, अरे जब इसने बाप की नहीं सुनी तो ये हमारी क्या सुनेगी। उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। वह अकेली रह गई। अब अकेला मोहन ही था जिससे वह अपना सुख दुख कह सकती थी। मोहन तो खुद ही अकेला था। अतः मौजूदा हालात में दोनों ने साथ साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने आर्य समाज मंदिर जाकर शादी कर ली। पिता ने जो गहने उसकी शादी के लिए रखे थे उन्हें पुष्पा ने बेच दिया। वह किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। लोगों के विरोध के कारण वह अब गांव में नहीं रह सकती थी। समय बीतने लगा। घर का काम निपटा कर वे स्कूल जाती। फिर शाम को प्रेस में मोहन के साथ जल्दसाजी करती। उन्हें ज़रूरत भर की आमदनी हो जाती थी। उसकी उम्र तो अभी कच्ची थी, मगर हालात ने उसे पक्का कर दिया था। वे दोनों तिनका तिनका करके गृहस्थी जोड़ रहे थे। पुष्पा को देखकर कुछ चिढ़े हुए नौजवान बोलते, हम तो इसे रानी बनाकर रखते, मगर इसने तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। पुष्पा किसी पर ध्यान नहीं देती। वह अपने हालात बदलने के लिए रात दिन मेहनत करती। मोहन का इलाज अभी भी चल रहा था। उसने प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भी भर दिया था। उसे पुष्पा से नोट्स मिल जाते थे। इस बार पहाड़ में बहुत तेज बारिश हुई। बादल फटने से पुष्पा के गांव में मलबा आया और उसका पुश्तैनी घर बहा ले गया। उसकी वो निशानी भी मिट गई जहाँ वह खेल कूद कर बड़ी हुई थी। अब वह अक्सर सड़क किनारे उस पुलिया पर बैठ जाती जहाँ से उसके गांव के लिए पगडंडी उतरती थी। उसके मन में गांव जाने की हुक सी उठती, मगर लोगों के ताने याद करके उसके कदम रुक जाते। मोहन उसका दुख समझता था, मगर लाचार था। संसार का सारा वैभव भी अब पुष्पा को बाबुल का आंगन नहीं दे सकता था। परीक्षाएं निकट आ गई थी, अतः मोहन ने प्रेस से छुट्टी ले ली। दोनों घर पर परीक्षा की तैयारी करने लगे। उनके विषय समान थे, अतः पुष्पा के नोट्स से मोहन का काम भी चल जाता था। वैसे तो सब ठीक ही चल रहा था, मगर पता नहीं क्यों पुष्पा के मन में एक बेचैनी सी बनी रहती थी। उसे लगता था कि जैसे कोई महा अनिष्ट होने वाला हो। माता पिता की असमय मौत ने उसे झकझोर दिया था। उसका अल्हड़पन कहीं खो गया था। वह बेहद गंभीर हो गई थी। आखिरकार परीक्षा का दिन भी आ गया। दोनों के परीक्षा केंद्र अलग अलग थे। पहले दिन दोनों घर से साथ साथ निकले। वे आज बहुत खुश थे क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद अपनी पढ़ाई पटरी पर ले आए थे। मोहन को अगले मोड़ से अपने परीक्षा केंद्र के लिए मोड़ना था। वह यहाँ रुका। फिर जैसे ही पुष्पा को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वह सड़क पार करने लगा कि उसी समय सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। उसके बेस्ट ऑफ लक के जवाब में पुष्पा का हाथ उठा का उठा रह गया। सब कुछ पलक झपकते हो गया। पुष्पा की आंखों के सामने खून में लथपथ मोहन छटपटा रहा था। तुरंत लोग दौड़े और उसे अस्पताल ले गए। मोहन का सिर सड़क पर टकराने से उसके दिमाग को गंभीर चोट पहुंची थी। वह कोमा में चला गया था। चोटें गहरी थीं। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे,
पुष्पा की परीक्षा भी छूट गई। वह अस्पताल के बरामदे में दीवार के सहारे गुमसुम बैठी मोहन के कमरे में आते जाते डॉक्टर नर्सों को देखती रहती थी। मोहन के साथी उसे एक दो बार देख गए थे। हादसे की तीसरी रात मोहन ने अंतिम सांस ले ली। डॉक्टरों ने यह बात जब पुष्पा को बताई तो वह कुछ क्षणों तक चुपचाप उनकी आंखों में देखती रही। फिर उसके हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। सुबह होते ही मोहन के प्रेस वाले साथी भी आ गए। वे उसकी अर्थी शमशान घाट पर ले आए। इस शमशान में महाकाल का एक प्राचीन मंदिर था। पुष्पा भी अर्थी के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। वह अब रो नहीं रही थी। उसकी आंखें सूखी और वीरान थीं। बीती रात के बाद वह खामोश हो गई थी। लोगों ने उसके दाह संस्कार के बारे में पूछा। वह तब भी खामोश रही। जैसे ही लोगों ने चिता में आग लगाई वह उठी और इसमें कूदने के लिए दौड़ पड़ी। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से थामा। थोड़ी देर तक वह रो रो कर चिता के सामने कुछ कुछ बोलती रही। फिर एकाएक उसने सब कुछ झटक दिया और आसमान की ओर मुंह करके अट्टहास करने लगी। लोग भौचक्के होकर उसे देखने लगे। उसके बाल बिखर गए थे और आंखें सुर्ख हो गई थीं। वह लगातार ठहाके लगा रही थी। शायद वह नियति से मुखातिब थी जिसने उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक किया था। चिता से हा हा करके लपटें उठ रही थीं। मोहन का शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था। 3 दिन पहले तक हंसती खेलती जोड़ी में एक अनंत की यात्रा पे निकल गया था और दूसरा निर्दयी संसार में भटकने को रह गया था। शमशान से ठहाके लगाती हुई वह बस्ती की ओर चल दी। सब बोले, हे भगवान, पुष्पा तो पागल हो गई है। वह पगडंडी से चढ़कर सड़क पर आ गई। उसके ठहाके अभी भी जारी थे मगर आवाज़ फटने लगी थी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह उसी का गरिमान थाम कर बोली, मालूम है मेरा मोहन मर गया। इसके बाद तो जैसे उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। कभी वह किसी चौराहे पर खड़ी हो जाती और अपने मुंह पर कागज़ का भोंपू लगाकर बोलती, सुनो सुनो सब सुनो, मेरा मोहन मर गया है, सब लोग खुशियाँ मनाओ। इसके बाद वह हंसती हुई आगे बढ़ जाती। उसके आंसू सूख चुके थे। उसे फिर किसी ने रोते हुए नहीं देखा। वह अपने स्कूल से पगडंडी तक लगातार चलती रहती थी। कोई उसे कुछ दे देता तो खा लेती, नहीं तो किसी भी पुलिया या नौले में सो जाती। उसी कस्बे में एक कसाई था। उसे पुष्पा के गर्म गोश्त में जान दिखी। वह उसे फुसलाकर अपने घर ले आया। पुष्पा ने उसी रात उस पर गणासे से वार कर दिया और बाहर निकल आई। कसाई का कान कटकर ज़मीन पर गिर गया था। वह महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। अब तक पुष्पा की कहानी सबको मालूम पड़ चुकी थी। सब समझ चुके थे कि ये जोर ज़बरदस्ती से काबू में आने वाली नहीं है। कस्बे के टैक्सी स्टैंड पर हमेशा रौनक रहती थी। पहाड़ में सूरज ढलने पर अंधेरा कुछ ज़्यादा ही डरावना लगता है। रात में जंगली जानवर भी सड़क पर आ जाते हैं, मगर पुष्पा रात में भी सड़क पर डोलती रहती थी। कभी कोई टैक्सी वाला उसे सुनसान सड़क पर भटकता देखकर गाड़ी में बिठा लाता और खाना भी खिला देता। वह उसी के साथ गाड़ी में सो जाती। कभी कभार वह मज़दूरों के झोपड़े में भी सोई हुई मिलती। उसके कपड़े फटने लगते तो कोई भी उसे दिला देता। वह अभी भी लोगों को रोक कर बताना नहीं भूलती थी कि उसका मोहन मर गया है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। कई इज़्ज़तदारों ने उसे आसरा देने की कोशिश भी की मगर वे नाकाम रहे। उसे तो बस पक्की सड़क पर डोलना अच्छा लगता था। वह दिन भर चलती थी, पता नहीं वह कहाँ पहुँचना चाहती थी। कभी कभी वह महाकाल मंदिर के बरामदे में बैठकर घंटों उस जगह को देखती रहती जहाँ उसके मोहन की चिता जली थी। उस इलाके में अब पक्की सड़क पर डोलती लंबी छरहरी युवती किसी के लिए अजूबा नहीं थी। सब उसे पुष्पा पागल के नाम से जानते थे। इस अटपटे जीवन के बीच पता नहीं कब उसकी कोख में किसी का अंश पलना शुरू हो गया। उसके शरीर में इसके लक्षण भी प्रकट होने लगे। जिसने उसे अपनी अंकशायनी बनाया था वे सब एक दूसरे को शंकालु दृष्टि से देखने लगे। वह इस सब से बेखबर अभी भी मोहन की मौत की खबर सुनाती रहती थी। उसकी विक्षिप्त हंसी सुनकर आज भी लोगों के कलेजे दहल जाते थे। शायद उसके अंतर का दुख ही उसकी हंसी बनकर फूटता था। जब गर्भकाल पूरा होने को आया तो वह शमशान में चली आई।
उसने महाकाल के मंदिर में डेरा डाल दिया। जब लोगों को पता चला तो वे उसके लिए पानी का घड़ा और खाना रखाए। उसने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। रात होते ही शमशान में सन्नाटा छा जाता था। जंगली जानवर भी मंदिर में शरण ले लेते थे। उसे किसी का भय नहीं था। उस रात शमशान में एक चिता धधक रही थी। मृतक के परिवारीजन शाम को ही घरों को लौट चुके थे। उस शाम उन्होंने उसे बरामदे में खम्भे से टेक लगाए बैठे देखा था। वह जलती चिता को ताक रही थी। चिता की लकड़ियां चटक रही थी और इससे अंगारे निकलकर हवा में गुम हो रहे थे। अगली सुबह परिवारीजन जब चिता से अस्थियां चुनने पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर चौंक गए। रात वाली चिता ठंडी हो चुकी थी। पुष्पा को रात में किसी वक्त प्रसव हुआ था। नवजात शिशु का रक्त रंजित शव सामने चट्टान पर पड़ा था। वह खंबे से टेक लगाए शून्य में ताक रही थी। ये खबर जल्दी ही फैल गई। लोग आए और उन्होंने नवजात को दफना दिया। वह फिर भी अपनी जगह से नहीं हिली। वह 3 दिन तक उसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही। कुछ लोगों का मानना था कि जन्म के बाद उसने नवजात को मार डाला था। चौथे दिन लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराना चाहा, मगर हाथ लगाते ही उसकी निष्प्राण देह एक ओर ढुलक गई। उसकी आंखें अभी भी खुली थी। किसी को पता ही नहीं चला कि कब उसके प्राण पखेरु देह त्याग कर अनंत वांगमय में प्रस्थान कर गए थे। लोगों ने उसका दाह संस्कार भी उसी जगह किया जहां मोहन का शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ था। बचपन में जिसे देवी मानकर पांव छुए जाते थे, आज उसे ही दुनिया ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया था। शायद इसीलिए वह देवी रूप को छोड़कर वहीं चल दी थी जहां से आई थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी ज़िंदगी खुद जीने का साहस किया था। इसके बाद एक भूस्खलन में पुष्पा का पूरा गांव तबाह हो गया। बचे कुचे लोग दूसरी जगहों पर जाकर बस गए। उसका गांव उजड़ गया और वह एक दुख भरी याद बनकर रह गई। आज भी उसकी कहानी सुनकर लोगों का मन भर आता है। इतना कहकर बंगले का बूढ़ा चौकीदार अपनी आंखें पोंछने लगा। मेरा मन भी भर आया था। वह थोड़ा संभला और बोला, साहेब, लोग तो कहते हैं कि वह आज भी अंधेरी रातों में अपनी पुलिया पर बैठी दिख जाती है। कईयों ने तो उसे पक्की सड़क पर डोलते हुए भी देखा है। उसकी पुलिया को लोग अब पागल की पुलिया कहते हैं। वहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। मैं उसकी कहानी सुनकर रोमांचित था। चौकीदार ने मुझे बताया था कि पागल की पुलिया यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। उसकी कहानी ने मन में उत्सुकता भर दी थी। वह सोने चला गया। मैं भी इस पुलिया के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह डाक बंगले के बाहर निकलकर देखा कि चमकीली धूप खिली थी। चारों ओर बुरांस के फूल अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। मैं दिन भर बुरांस के जंगलों में घूमता रहा। प्रकृति के सम्मोहन में पुष्पा पागल की बात मेरे ज़हन से उतर गई। शाम होने पर मुझे इसका ख्याल आया। मेरे कदम पक्की सड़क की ओर उठने लगे। पहाड़ों में दूरी का सही अंदाज़ा लगाना कठिन होता है। मैं काफ़ी नीचे तक आ गया था। इस वक्त सूर्यास्त हो रहा था और सड़क सुनसान थी। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। आजकल अंधेरी रातें थीं, अतः सूरज ढलने पर रास्ता ढूंढना कठिन हो जाता। मेरी टार्च भी बंगले में ही छूट गई थी। मैं जल्दी लौटना चाहता था। मेरी सांसें तेज़ चल रही थीं। मैं अभी 1 किलोमीटर चला होऊंगा कि सूर्यास्त हो गया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक पुलिया पर कोई बैठा हुआ दिखाई पड़ा। उसका मुंह घाटी की ओर था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आपको मालूम है ये पागल की पुलिया कहाँ है? उसने बिना मुंह घुमाए अपनी खनकती आवाज़ में कहा, यही मेरी पुलिया है। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि वो छाया पलटी। ये एक 17-18 साल की बेहद खूबसूरत युवती थी। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। वह सफ़ेद लिबास पहनी थी। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर सी दौड़ गई। वह सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। कुछ पलों बाद पुनः उसकी आवाज़ खनकी, मालूम है, मेरा मोहन मर गया। इसके बाद वह खिलखिलाने लगी, मुझे काटो तो खून नहीं। मैं तो मानो वहीं जम सा गया। कुछ पलों बाद वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी। थोड़ा ऊपर उठकर वह कुछ पल रुकी, फिर हवा में तैरती हुई घाटी की ओर जाने लगी। अंधेरी घाटी में चारों तरफ उसकी विक्षिप्त हंसी गूंज रही थी। दूर कहीं जंगल में सियार भी हुआ हुआ करने लगे थे। ये शायद पुष्पा ही थी जो अब आकाश चारिणी बन चुकी थी।
मैं सुध-बुध खोकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को डाक बंगले में अपने पलंग पर पाया। ये आधी रात थी और बूढ़ा चौकीदार मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.